हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। मेरे सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स, दोस्तों और समस्त देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे के 75 एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जबकि ये वीडियो हम इंडिपेंडेंस डे के मौके पर शूट कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि वो कौन सा कानून था जिसके तहत कानूनी तौर पर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, और इसी कानून के तहत भारत और पाकिस्तान के डिवीजन का प्लान भी तैयार किया गया था। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। इस एक्ट के कौन से महत्वपूर्ण प्रोविजन थे और इस एक्ट का मकसद क्या था, इन सारी बातों के बारे में बहुत ही ब्रीफ में बातचीत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के महत्वपूर्ण प्रोविजंस के बारे में बातचीत करने से पहले उसके पृष्ठभूमि को जानना जरूरी हो जाता है। साथियों, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की गई थी। यह घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 को भारत को पूर्ण शासन दे देगी, यानी पूरी तरीके से आज़ाद कर देगी। इसी घोषणा के तहत जो लास्ट वाइसराय थे, जो कि गवर्नर जनरल हो गए बाद में, लास्ट वाइसराय माउंटबेटन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत भेजा जाता है और उनको यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आप वहाँ पर एक पूरा प्लान तैयार करो। ये प्लान भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हो, दोनों की शासन व्यवस्था कैसे चले और दोनों देशों के जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी वो कैसे हो, इन सारी बातों की जिम्मेदारी दे करके लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा जाता है और उसी दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह महत्वपूर्ण कानून पारित किया जाता है। दोस्तों, यह कानून 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को इसको रॉयल एसेंट मिली, यानी जो ब्रिटेन के जो किंग थे उनकी सहमति मिली, और यह कानून लागू हुआ था 15 अगस्त 1947 को। साथियों, इस कानून के तहत भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट बनने थे इंडिया के, यानी भारत के दो टुकड़े होने थे और वो डोमिनियन स्टेट थे। डोमिनियन स्टेट मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था, उनके ऊपर ब्रिटेन का किंग था। हालांकि कानूनी तौर पर उसको कोई अधिकार नहीं थे, लेकिन जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था उसमें यह कहा गया कि ब्रिटिश इंडिया, जो कि गुलाम भारत था जो ब्रिटेन का, उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तो ब्रिटिश इंडिया को दो डोमिनियन स्टेट में डिवाइड करना था, पाकिस्तान और भारत। अब एक जो सबसे बड़ा इशू था दोनों के सामने, खास तौर से माउंटबेटन को इसी इशू को सॉल्व करना था। इसके साथ साथ और भी बहुत सी समस्याएं थीं। जो एक बड़ा इशू था कि इन दोनों देशों के बीच में जो बाउंड्रीज है, उस बाउंड्रीज को कैसे तय किया जाएगा, सीमा रेखा को कैसे तय किया जाएगा। इसके लिए एक कमीशन अपॉइंट किया गया और वो कमीशन अपॉइंट किया गया सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, और उनकी जिम्मेदारी दी गई कि आप यह तय करो कि भारत और पाकिस्तान की बाउंड्रीज क्या क्या होंगी। यह कमीशन काम करना शुरू करता है। इस कमीशन के सामने भी कई मुश्किलें थीं। उस समय भारत कमोबेश 565 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। कई रियासतें ऐसी थीं जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, कई ऐसी थी जो हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहती थी। इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि जो भी रियासत जिस भी देश के साथ जाना चाहे, जिस डोमिनियन स्टेट के साथ जाना चाहे, वो उस डोमिनियन स्टेट के साथ जाने के लिए फ्री है। अगर कोई रियासत अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहे तो वह अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकती है। लेकिन साथियों, यहीं पर मैं आपको यह भी बताता चलूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिनको कहा जाता है, उनके अथक प्रयासों से मात्र 3 बड़ी रियासतों को छोड़ के सारी रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। वो जो 3 बड़ी बड़ी रियासतें थीं वो थीं जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। इन रियासतों को छोड़कर बाकी सारी रियासतें भारत के अंदर शामिल हो गई थी। अपने आप को भारत में उन्होंने शामिल कर लिया था। इस कानून में ये एक और महत्वपूर्ण प्रोविजन किया गया कि जो वाइसराय की पोस्ट होती थी, जो वाइसराय ब्रिटेन से भेजा जाता था,
उस वाइस राय की पोस्ट को, उसके ऑफिस को रिमूव कर दिया गया और यह तय किया गया कि कुछ समय तक गवर्नर जनरल रहेंगे और गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट ब्रिटिश एम्पायर करेगा, लेकिन जो ब्रिटिश एम्पायर होगा वो यहाँ की कैबिनेट से पूछ करके करेगा, यहाँ की कैबिनेट से सलाह मशवरा करके करेगा। दोस्तों, सर सिरिल रैडक्लिफ कमीशन के सामने भारत और पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट की बाउंड्रीज को लेकर के एक और बहुत बड़ा मसला था, पंजाब का और बंगाल का। क्योंकि पंजाब और बंगाल दोनों एक बड़े सूबे थे और दोनों सूबों में काफ़ी तादाद में मुस्लिम पॉपुलेशन थी, इसलिए यह तय किया गया कि बंगाल का भी डिवीज़न होगा और पंजाब का भी डिवीज़न होगा। इसलिए आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा हिंदुस्तान में रह गया। उसी तरीके से आधा बंगाल पाकिस्तान में चला गया और आधा बंगाल हिंदुस्तान में रह गया। उस बंगाल को, जो बंगाल का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में गया था, उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। वही पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के रूप में एक अलग देश है और बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, दो और जगह, गोवा और पांडिचेरी, गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा था और पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का अधिकार था। इन दोनों देशों को भी भारत के अंदर शामिल किया गया, उसकी एक अलग कहानी है, उसके बारे में फिर किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में बातचीत करेंगे। साथियों, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, संविधान सभा थी, उनको पृथक पृथक रखा गया। यह प्रोविजन किया गया कि दोनों देश अपनी अलग अलग संविधान सभा का निर्माण करेंगे और अपने देश के अनुसार अपना अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। भारत की अलग संविधान सभा बनी, पाकिस्तान की अलग संविधान सभा बनी और दोनों देशों की संविधान सभाओं ने अपने देश का संविधान बनाना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पर यह भी आपको बताता चलूँ कि जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 200 से ज़्यादा प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही देश आज़ाद होने के बाद जब तक कि संविधान लागू नहीं हो गया, तब तक उसी के प्रोविजन से भारत की कानून व्यवस्था चली थी। दोस्तों, यह भी व्यवस्था इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में की गई कि जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता और लागू नहीं हो जाता, तब तक भारत की जो शासन प्रणाली थी, कानून व्यवस्था थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही चलेगी। दोस्तों, दोनों देशों की संविधान सभाओं को यह अधिकार भी दिया गया कि वो अपने अनुसार ना सिर्फ कानून बनाएं, बल्कि पहले से जो कानून चले आ रहे हैं उनमें से किसी भी कानून को मॉडिफाई करें, संशोधन करें या उसको ख़त्म कर दें। इवन कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिसके तहत ये तमाम व्यवस्था की जा रही थी, उसको भी इन संविधान सभाओं को ख़त्म करने के पावर दिए गए। तो इस तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बना दोस्तों, और इसमें इसको लागू करने की जो तारीख तय की गई वो 15 अगस्त 1947 1947 15 अगस्त 1947 15 अगस्त से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू हो गया था। उस दिन को अपॉइंटमेंट डे कहा गया। हाँ दोस्तों, कानूनी तौर पर 15 अगस्त अपॉइंटमेंट डे के रूप में जाना जाता था, लेकिन जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस दिन यह कानून रिपील हो गया था पूरी तरीके से। तो यह थी दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।